Hello everyone, welcome to Chemizon Complete Chemistry. So in today's video we will learn how exactly we have to prepare for physical chemistry topics, whether it is in for any entrance exam. Okay, it can be IIT JEE, NEET, IIT JAM, CSIR NET. The procedure is going to be the same. So the question is, before that, this video is for all those who have problems in understanding physical chemistry and they don't have a clear approach on how to study physical chemistry topics. So for them it will be helpful. Second thing, this video I will be making in both English and Hindi. Okay, ताकि जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन्हें भी समझ में आ जाए. Plus, it will be a mix of Hindi and English. So those who do not know Hindi, they will also understand. Okay, so let's start the video. So the first very important thing that you have to do is, it is a complete revision. Okay, what is the meaning of complete revision? So we are talking about only physical chemistry. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ही हम बात कर रहे हैं. तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है? कोई डेफिनेशंस हो सकते हैं, राइट? तो तुम्हें डेफिनेशंस भी पढ़ना है. कंप्लीट रिवीजन मतलब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें डेफिनेशंस भी पढ़ना है. ठीक है, डेफिनेशंस हो गया, कोई लॉ है तो लॉ का स्टेटमेंट्स पढ़ना है और फिर उसका इक्वेशंस लिख के रखना है. ठीक है, और क्या हो गया फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन में? व्हाट एल्स विल बी प्रेजेंट इन कंप्लीट रिवीजन? इट विल बी डेरिवेशंस. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री हमें पता है बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं. ओके, देयर आर लॉट ऑफ डेरिवेशंस दैट वी सी इन फिजिकल केमिस्ट्री. सो यू हैव टू go through all the derivations in detail because sometimes derivation based questions are also asked. So it is very important you start from the very basic definition, then laws, then equations, and then the derivation of that particular law and the final equations. Okay, so complete revision कितनी बार करना होगा? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें कम से कम 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 से 3 बार करना ही है. एक बार करोगे तो उससे नहीं होगा. 2 से 3 बार जब कंप्लीट रिवीजन करोगे तो उसे आगे मतलब शॉर्ट रिवीजन, ये सिर्फ पूरा रिवीजन मतलब A to Z तुम्हें पूरा रिवाइज करना है. ठीक है, ये कंप्लीट रिवीजन है. इसके बाद तुम्हें एंड मोमेंट में सपोज एग्जाम के एक मंथ पहले तुम्हें क्या रिवाइज करना है? तुम्हें करना है शॉर्ट रिवीजन. वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं. ठीक है, ये समझ गया. कंप्लीट रिवीजन मतलब तुम्हें A to Z जो भी कंटेंट तुमने लिखा है, जो भी नोट्स तुमने बनाए वो पूरे पढ़ने हैं. बट एट द एंड मोमेंट मतलब सिर्फ एक महीना बचा है तब तुम पूरा फिर से नहीं पढ़ सकते, राइट? तो उसके लिए क्या पढ़ना है दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है? तुम्हें दो चीजें प्रिपेयर करनी है. एक होता है फॉर्मूला शीट एंड दूसरा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का शीट. तो फॉर्मूला शीट में क्या आएगा ना, वो पहले हम लिखते हैं. इसमें क्या लिखेंगे तुम? इसमें क्या लिखेंगे हम? important formulas. Important formulas. Okay, we'll write the important formula. Okay, suppose if I write Planck's equation E is equal to h nu. ठीक है, ये Planck's equation मैंने लिख दिया. ठीक है, मेरे फॉर्मूला शीट में मैंने ये लिख दिया. तो अभी इसका कोई यूज होगा क्या ये इक्वेशन लिखने का? नहीं, ऐसे सिर्फ इक्वेशंस लिखते जाएंगे. लेट्स से E इज इक्वल टू, हमें पता है न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. सिर्फ ऐसे इक्वेशंस लिख लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूलाज लिखते समय? इनका सिग्निफिकेंस लिखना बहुत जरूरी है. मतलब ये हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सिर्फ ऐसे इक्वेशन लिख लोगे ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है सिर्फ इक्वेशन ऐसे लिख के छोड़ देते हैं. फिर लास्ट में जब रिवाइज करने जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि ये h क्या है ये तो पता नहीं है, म्यू क्या है ये भी पता नहीं है, c भी नहीं पता, लैम्डा भी नहीं पता. तो ये इक्वेशन का कुछ यूज है ही नहीं, राइट? तुम्हें अच्छे से लिखना है कि व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट. ओके, इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ. ऐसे.
ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं फॉर्मूला शीट ये मैं तुम्हें बताता हूँ। एक चैप्टर जो मैंने बनाया था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो तुम देख लो। ठीक है, मैंने बनाया था केमिकल काइनेटिक्स का, ये तुम देख सकते हो। एंड तुम्हें वैसे ही बनाना है। हर एक फॉर्मूला के नीचे तुम्हें जो भी सिंबल्स है उसका सिग्निफिकेंस लिखना जरूरी है, मतलब वो सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं। So here you can see this is the file that I had made for the formula of chemical kinetics. तो इसमें सारे chemical kinetics के formula starting from rate of reaction, फिर general rate expression, then zero order kinetics, फिर उसका half life, quarter life, and फिर क्या है first order kinetics, उसका rate equation and half life, then radioactive decay, ये भी क्या होता है first order kinetics follow करता है। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट। एंड ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एंड टी हाफ या फिर हाफ लाइफ का। देन अरेनियस इक्वेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सो ये देख रहे हो तुम, मैंने हर एक सिंबल का सिग्निफिकेंस लिखा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम कोई भी नोट्स बनाते हैं, फॉर्मूला नोट्स बनाते हैं, उसमें सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। वरना एकदम लास्ट मोमेंट में फिर वो सिंबल नहीं मिलेगा तो तुम ढूंढने जाओगे, फिर उसमें 5-10 मिनट तुम्हारे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, अपोजिंग रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के अलग अलग फॉर्मूले। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एंड कुछ कुछ ग्राफ भी मैंने ड्रॉ करके। देन एंजाइम कैटालिसिस, उसका रिएक्शन का इक्वेशन, कैटालिटिक एफिशिएंसी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। फिर दो प्लॉट होते हैं, एडी हॉफस्टी प्लॉट एंड लाइन वीवर ब्रुक प्लॉट। सो उसके जनरल फॉर्मूले भी लिख के रखे हैं। ऐसे तुम्हें बनाने होंगे अपने फॉर्मूला शीट। उसमें हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट टॉपिक होता है ट्रांजिशन स्टेट थियरी के, उसके अलग अलग फॉर्मूले। तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो अभी थर्ड पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये फॉर्मूला लिख दिया, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सपोज ये फॉर्मूला हमने लिख लिया एंड कोई एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, लेट्स से नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, 2, 3 एंड 1। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया। एंड सपोज सिर्फ ये फॉर्मूला अगर मैं फॉलो करूं, लेट्स से डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे लिखूंगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया लिख दिया, एक ही प्रोडक्ट है, माइनस ये क्या होता है, समेशन, राइट। समेशन, समेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ delta H of formation, that is standard enthalpy of formation of product minus standard enthalpy change of formation of reactant। ठीक है, तो माइनस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, N2 के प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये सही है क्या, कि द इक्वेशन दैट आई हैव रिटन इज इट करेक्ट, नो। ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मेरे को लिखना होता तो वो मैं लिख दूंगा कि ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई विद द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अभी इसको करेक्शन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 मोल्स है ना अमोनिया के, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे 1 इंटू ये करेक्ट था। ठीक है, बट यहाँ पे 3 मोल्स है तो ये हो जाएगा 3 इंटू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर नहीं डालेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हें लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आ जाएगा, जैसे ये एक चीज, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया ये, या फिर कोई ग्राफ्स हो गया। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले शीट में लिखना है। कोई डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम वो कॉपी कर सकते हो। तुम्हारे जो फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन हमने किया ना, तो कंप्लीट रिवीजन करते करते तुम 2 शीट साइड में रखो, एक में फॉर्मूला लिखते चलो एंड दूसरे में क्या लिखोगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो लिखते जाना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर तुम कर लोगे ना, फर्स्ट हो गया कंप्लीट रिवीजन, उसे 2-3 बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट हो गया फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट जो तुम बनाओगे प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तुम जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे ना, वो उतनी ज़्यादा वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड चीज़ है, जैसे फॉर्मूला शीट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तुम्हें एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना है, 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम इतना करोगे तो तुम्हारा 50% काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, IIT JEE का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, जैम, CSIR, नेट, सभी में ये अप्लाई होगा। ओके, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। तुम्हारा जो बाकी का 50% है ना, वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। सपोज तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हें मोबाइल में ओपन करके सॉल्व करते टाइम वो यूज करके देखना है। जैसे IIT जैम है या फिर TIFR का एग्जाम है, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर देते हैं, तुम्हें वो यूज करने आना चाहिए। ठीक है, JEE नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, बट तुम्हें हैंड रिटन कैलकुलेशन करने हैं, हाथ से खुद से कैलकुलेशन करने हैं। तो प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हें खुद से करके देखना है कि तुम्हें आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुमसे कैलकुलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम एक बार करोगे, लेट्स से गलत हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, सेकेंड टाइम करोगे थोड़ा इंप्रूव होगा, थर्ड टाइम करोगे और ज़्यादा इंप्रूव होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना उतना ही ज़्यादा वो परफेक्ट होता जाएगा। फिर तुम्हें सपोज कोई तुम्हें अगर नींद से भी उठा के पूछे कि टेल मी प्लैंक्स इक्वेशन, तुम इजीली बोल दोगे। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू विच इज hc/λ। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो ये हम वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल नोट, प्रैक्टिस इज द प्राइज ऑफ मास्टरी, whatever you practice over and over it becomes a habit of thought and performance। तो एक चीज को हम जितनी ज्यादा बार रिवाइज करते हैं ना, उतना ही वो परफेक्ट होते जाता है। थैंक यू।